नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी पर। मैं हूं आपके साथ जो इसी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सोनम रघुवंशी से जुड़ी जानकारी सामने आ रही। गाजीपुर से मेघालय पुलिस ने हिरासत में लिया है और अब जो है मेघालय पुलिस की टीम मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही। तो गाजीपुर से सोनम रघुवंशी से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया है और मेघालय पुलिस की टीम ने उन्हें यहां से हिरासत में ले लिया है। साथ ही पूछताछ के लिए शिलोंग के लिए रवाना हुई और ट्रांजिट रिमांड पर सुरक्षा के बीच सोनम को ले जाया गया। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। वहीं जांच एजेंसियां इस गिरफ्तारी से जुड़े संभावित खुलासों को लेकर सतर्क नजर आ रही है। बताया यह भी जा रहा है कि सोनम को 3 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। तो अब सोनम को लेकर ये नई अपडेट सामने आई है, जहां बताया जा रहा है 3 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है। वहीं पुलिस और कड़ी सुरक्षा के बीच सोनम को लाया गया और सुरक्षा एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही है, जानने की कोशिश, मामले की तहकीकात करने की कोशिश पुलिस की तरफ से जारी है। और एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज दिल्ली पहुंचेंगे। पार्टी आला कमान से करेंगे मुलाकात, देंगे भगदड़ की जानकारी। तो आपको बता दें, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का आज दिल्ली दौरा, पार्टी आला कमान से मुलाकात करेंगे और बेंगलुरु भगदड़ से जुड़ी जो जानकारी है वो देंगे। बेंगलुरु की घटना को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने चिंता जताई है। सिद्धारमैया रिपोर्ट के साथ हालात की पूरी तस्वीर रखेंगे। बैठक में स्थिति नियंत्रण और जिम्मेदारों पर बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज दिल्ली दौरे पर है, जहां वे पार्टी आला कमान से मुलाकात करेंगे और इस दौरान वे बेंगलुरु में हुई भगदड़ की घटना पर विस्तार से जानकारी भी देंगे। कांग्रेस हाईकमान ने इस घटना को लेकर गहरी चिंता भी जताई है। वहीं अब सिद्धारमैया अपने साथ पूरे घटनाक्रम की जो रिपोर्ट है वो पेश करेंगे आला कमान को, जिसके आधार पर जो स्थिति नियंत्रण और जिम्मेदार है उनको लेकर किसी तरह का बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। और वहीं पहलगाम हमले के बाद सक्रिय हुई केंद्र सरकार, पीएम मोदी करेंगे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात। 30 देशों में भेजे गए प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपको ये खबर बताते चले, विदेशों में भारत की स्थिति और समर्थन को लेकर चर्चा की जाएगी। हमले के अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों पर भी फीडबैक लिया जाएगा। राजनयिक स्तर पर व्यापक रणनीति पर मंथन की तैयारी की जा रही है। तो पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने तेजी से कूटनीतिक पहल शुरू कर दी है। पीएम मोदी अब 33 देशों में भेजे गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे और इस दौरान विदेशों में भारत की स्थिति और जो समर्थन मिले हैं, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों को लेकर भी इन प्रतिनिधि मंडलों से फीडबैक लेंगे। इसके साथ ही जो राजनयिक स्तर पर व्यापक रणनीति तय करने के लिए सरकार गंभीर मंथन कर रही है, उनकी तैयारी कर रही है। यानी कि अब पहलगाम हमले के बाद जब विदेशों में प्रतिनिधि मंडल, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजे गए, तो अब वो वापस लौट चुके हैं और ऐसे में एक एक कर जो है सभी से पीएम मोदी फीडबैक लेंगे और जानेंगे कि विदेशों में भारत के ऊपर हुए हमले को लेकर क्या रुख रहा है विदेशी जो राजनयिक है उनका, साथ ही साथ आतंकी हमले को लेकर क्या पक्ष रखा है, विदेशों में रखा गया है। इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत करेंगे, फीडबैक लेंगे। और एक और खबर पटना से सामने आ रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज पटना पहुंचेंगी। 2 दिवसीय बिहार दौरे पर मोहन भागवत पटना में संघ पदाधिकारियों के साथ करेंगे अहम बैठक। सामाजिक और संगठनात्मक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दिए गए हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत आज से 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंच रहे हैं और इस दौरान वह संघ के पदाधिकारियों के साथ कई अहम बैठक में भी शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे और इन बैठकों में सामाजिक और संगठनात्मक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा
की संभावना जताई जा रही है। भागवत के दौरे को देखते हुए पटना में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो ये खबर आपको बताते चले, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का पटना दौरा और 2 दिवसीय दौरे पर, जहां सुरक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त की गई है। सुरक्षा व्यवस्था चक चौबंद किए गए हैं, पूरी तैयारियां उनके दौरे को लेकर 2 दिवसीय बिहार दौरे पर मोहन भागवत। बताया जा रहा है कि यहां जो है कई सारे बैठकें आयोजित है जिनमें मोहन भागवत शिरकत करेंगे, हिस्सा लेंगे। और देहरादून से खबर सामने आ रही, चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु उमड़े। एक दिन में 83,578 लोगों ने दर्शन किए हैं। अब तक 25 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में भारी भीड़ देखने को मिल रही। इस वक्त प्रशासन ने जो है अब अतिरिक्त इंतजाम भी किए हैं। श्रद्धालुओं की आस्था इन दिनों चरम पर देखने को मिल रही। यात्रा व्यवस्था को लेकर सरकार सतर्क नजर आ रही है। तो चारधाम यात्रा से जुड़ी यह खबर सामने आ रही, जहां बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु इस वक्त जो है चारधाम यात्रा पहुंच रहे हैं यात्रा पर। और ऐसे में बात करें तो एक दिन में 83,578 लोगों ने दर्शन किए हैं। अभी तक 25 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में भारी भीड़ इस वक्त श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही। प्रशासन ने भी इसके लिए पूरे इंतजाम किए। श्रद्धालुओं की आस्था इन दिनों चरम पर देखने को मिल रही है। यात्रा व्यवस्था को लेकर सरकार भी सतर्क नजर आ रही है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा इस बार आस्था का नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए नजर आ रही है। और एक ही दिन में 83,578 श्रद्धालु ने दर्शन किए हैं। जबकि अब तक बात करें, यानी कि जब से ये यात्रा शुरू हुई है तब से अभी तक 25 लाख से ज्यादा लोग इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं और साथ ही साथ इन चारों धाम के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धामों में इस वक्त भारी भीड़ देखने को मिल रही। बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने अब अतिरिक्त इंतजाम भी किए हैं। यात्रा को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। और मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर अभियान, बीजेपी का देश भर में संवाद अभियान। भाजपा शासित राज्यों में जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति अब तेज हो गई। स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी और जमीनी स्तर पर दिया जाएगा रिपोर्ट कार्ड। मीडिया के जरिए जनसंपर्क बढ़ाने की कोशिश में बीजेपी जुट गई है। तो मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर बीजेपी ने देश भर में व्यापक संवाद अभियान शुरू किया है। खासतौर पर भाजपा शासित राज्यों में आज जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। इस अभियान के तहत सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति पर जोर दिया गया है। पार्टी की तरफ से स्थानीय नेताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है और रिपोर्ट कार्ड की जमीनी स्तर पर भी जो है रिपोर्ट कार्ड साझा किया जा रहा है। भाजपा इस पूरे अभियान के जरिए मीडिया के जरिए जनसंपर्क को और मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। तो स्थानीय नेताओं को इस अभियान की जिम्मेदारी, जिसके जरिए जनसंपर्क बढ़ाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, साथ ही साथ मीडिया का भी सहारा लेकर लोगों तक पहुंच बढ़ाने की कोशिश पार्टी की तरफ से। मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल पूरे हो चुके हैं और बीजेपी देश भर में ये अभियान चला रही है। बीजेपी शासित राज्यों में खास तौर पर अब जो है ये अभियान की शुरुआत और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश पार्टी की तरफ से। और भारतीय नौसेना ने एक बड़ा राहत अभियान चलाते हुए सिंगापुर के ध्वज वाले कंटेनर जहाज MV1 हाई 503 के 18 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया है। यह जहाज एक आंतरिक कंटेनर विस्फोट और आग की चपेट में आ गया था। वहीं घटना की जानकारी 9 जून को सुबह मिली, जिसके तुरंत बाद नौसेना ने INS सूरत और एक डोर्नियर विमान को मौके पर भेजा। दोपहर के करीब 4:30 बजे तक 22 में से 18 सदस्य रेस्क्यू कर लिए गए। घायल सदस्यों को प्राथमिक इलाज भी जो है वो दिया गया है। और बचाव अभियान में भारतीय तटरक्षक बल, DG शिपिंग और अन्य एजेंसियों ने भी समन्वित रूप से हिस्सा लिया। फिलहाल जहाज को न्यू मैंगलोर बंदरगाह की ओर रवाना किया गया है, जहां आगे की चिकित्सीय सहायता भी दी जाएगी। भारतीय नौसेना की तत्परता से एक बड़ी जनहानि टल गई है।
बढ़ते आगे एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की बात कही। उन्होंने बताया कि सभी मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्र और विभाग की 11 साल की प्रमुख उपलब्धियों को साझा करने के निर्देश दिए गए हैं। मांझी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, अनुच्छेद 370 को हटाना और ट्रिपल तलाक खत्म करना इन सालों की ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं और उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य दोहराया। देखिए, इस पर हम लोग कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सभी मंत्रियों को कहा गया है कि अपने क्षेत्र, अपने राज्य और अपने विभाग के संबंध में 11 साल की जो उपलब्धियां हैं उसको गिनाया जाए, कहा जाए। तो कल पटना में हमने तय किया है, वहाँ करेंगे हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जहाँ तक यहाँ की बात, आपके सामने की बात है, हम समझते हैं कि 11 साल में ऐसी ऐसी बातें घटी है जिसको हम आप सब लोग याद कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अभी अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर की घटना हुई, आप कम से कम अन्य लोगों को आहत किए हुए, खास करके आतंकवादियों के नेत्र को उजाड़ा गया, सफलतम ऑपरेशन हुआ, ये बहुत अच्छी बात हुई। उसी प्रकार से 370 कानून जो कश्मीर में था उसको भी हटाने की बात इसी पीरियड में हुआ है। वहाँ चुनाव हुए, वहाँ आज मंत्रिमंडल गठन हुआ है, काम कर रहा है। फिर आपने देखा कि 3 तलाक की घटनाएं हुई, उससे सभी अगल बगल के मुस्लिम राष्ट्रों में भी 3 तलाक नहीं हुआ करता था। भारत में 3 तलाक की बात थी, उसको इस सरकार ने हटा करके मुस्लिम परिवार के महिलाओं के लिए। अयोध्या से खबर सामने आ रही, जहां ज्येष्ठ माह के आखिरी मंगलवार को उमड़े भक्त श्री हनुमानगढ़ी मंदिर में सुबह से भीड़ देखने को मिल रही है। सिंदूर, फूल और प्रसाद अर्पित कर पूजा अर्चना श्रद्धालु कर रहे हैं और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, वो पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम भी किए हैं। अयोध्या के श्री हनुमानगढ़ी मंदिर में ज्येष्ठ महीने के 5वें और अंतिम मंगलवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा और इस दौरान सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और बजरंगबली को सिंदूर, फूल और प्रसाद अर्पित कर मंगल कामनाएं की। पूरे परिसर में भक्ति और श्रद्धा का वातावरण देखने को मिला। भक्तों की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने विशेष सुरक्षा व्यवस्था की थी ताकि दर्शन में किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। और वसुधैव कुटुंबकम संस्कृत का छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका अर्थ बहुत विस्तृत है। इसका अर्थ है पूरा विश्व एक परिवार है। लेकिन सवाल यहाँ ये कि क्या सच में पूरा विश्व एक परिवार है या कोई भी देश भारत के अलावा ऐसा सोचता है? तो जवाब शायद सबका होगा नहीं। आज बढ़ती जरूरतों के दौर में लोग सिर्फ अपने जीने, अपने बारे में सोचने लगे हैं। ऐसा ही कुछ भारत के साथ भी हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के देश भारत को लेकर चिंतित होने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत ने इस कार्रवाई के दौरान स्वदेशी रूप से विकसित हथियारों से अपने हथियारों को दुनिया के सामने, देश के सामने जो है डेमो दिया है, सभी के सुर इन दिनों बदले नजर आ रहे हैं। अमेरिका के विचार पूरी तरह से बदले हैं। चीन खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहा है, उधर रशिया भी चिंतित नजर आ रहे हैं। तो आखिर रशिया की चिंता क्यों बढ़ गई है? आज हम इसी को लेकर देखते हैं रिपोर्ट। रूस की चिंता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव हर मंच पर कहते हुए दिखाई देते हैं कि पश्चिमी देश लगातार चाइना और भारत को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम चीन विरोधी नीति को हवा दे रहे हैं कि हमारे अच्छे दोस्त भारत और पड़ोसी चीन के बीच टकराव बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस बात को उन्होंने तब भी कहा था जब क्वाड संगठन को बनाया गया था। लावरोव ने कहा था कि पश्चिम के देशों ने एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक कहना शुरू कर दिया है। स्पष्ट है कि पश्चिम चीन विरोधी नीति को हवा दे रहा है कि हमारे अच्छे दोस्त भारत और पड़ोसी चीन के बीच टकराव बढ़ाने के लिए है।
पश्चिम के देशों ने एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक कहना शुरू कर दिया है। स्पष्ट है कि पश्चिम चीन विरोधी नीति को हवा दे रहा है। यह हमारे अच्छे दोस्त भारत और पड़ोसी चीन के बीच टकराव बढ़ाने के लिए है। पश्चिम के देश इस इलाके में अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। पश्चिम की इस नीति को राष्ट्रपति पुतिन ने बांटो और राज करो बताया था। यह पहली बार नहीं है जब रूसी विदेश मंत्री ने भारत और चीन के संबंधों में पश्चिम की भूमिका की आलोचना की है। इससे पहले 2020 में भी लावरोव ने कहा था कि पश्चिम एक ध्रुवीय विश्व बहाल करना चाहता है, मगर रूस और चीन उसके मातहत नहीं होंगे। वहीं इसी महीने जब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के इलाके में हमले कर रहे थे तो उम्मीद की जा रही थी कि क्वाड के सदस्य देश भारत का समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि क्वाड कोई सुरक्षा गठजोड़ नहीं है, लेकिन फिर भी क्वाड को लेकर उदासीनता देखी गई है। रूस की चिंता भारत की बदलती रणनीति, भारत की सैन्य निर्भरता, बदलाव की तस्वीर, भारत की ओर बढ़ता पश्चिम, भारत का सैन्य आपूर्ति स्रोत बदलता, भारत की नई रक्षा रणनीति, मेक इन इंडिया, डाइवर्सिफिकेशन। रूस की यह चिंता यह स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि भारत के खेमे में कुछ तो चल रहा है, जिससे रूस की चिंता बड़ी है। तो आपको बता दें कि रूस का डर है कि भारत की निर्भरता उस पर से खत्म ना हो जाए, क्योंकि सैन्य आपूर्ति के मामले में भारत की निर्भरता रूस पर कम हुई है। भारत सैन्य आपूर्ति के मामले में पश्चिम की ओर शिफ्ट हो रहा है। आने वाले समय में यह ट्रेंड और बढ़ेगा, जो हाल ही में राफेल एम के रूप में देखने को मिला है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के मुताबिक 2009 से 2013 के बीच भारत का 76% हथियार आयात रूस से होता था, लेकिन 2019 से 2023 के बीच रूस से होने वाला हथियार आयात गिरकर 36% पर आ गया है। हालांकि यूक्रेन से जंग के दौरान रूस से भारत का व्यापार बढ़ा है, लेकिन ये बढ़ोतरी भारत के ऊर्जा आयात के क्षेत्र में है। पिछले साल दोनों देशों के बीच 66 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था, लेकिन इसमें 40% रूसी तेल था और 36% रूसी हथियार था। भारत आत्मनिर्भर बने, पश्चिम का भारत पर विश्वास, चीन को काबू में करना संभव, रूस की बदलती स्थिति, 1962 का जंग, भारत रूस संबंध और चीन की आक्रामकता, भारत पश्चिम से संबंध सीमित करे रूस, भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़े, भारत नवाचार पर करे फोकस। वहीं पश्चिम को लगता है कि चीन को काबू में करना है तो भारत अहम देश है। दूसरी तरफ भारत को लगता है कि सीमा पर चीन की आक्रामकता को जवाब देना है तो पश्चिम की मदद जरूरी है। ऐसे में रूस के विदेश मंत्री का मानना है कि पश्चिम भारत और चीन में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच तो ये है कि भारत रूस पर निर्भर नहीं रह सकता। अगर चीन का सामना करना है तो रूस इसमें मददगार साबित नहीं होगा, क्योंकि 1962 की जंग में रूस ने भारत की मदद नहीं की थी। अब रूस खुद ही चीन यूक्रेन के साथ जंग में उलझकर एक जूनियर पार्टनर बनकर रह गया है। रूस की निर्भरता चीन पर बढ़ गई है। ऐसे में यह संभव नहीं है कि भारत रूस के कहने पर पश्चिम से संबंध सीमित कर ले, क्योंकि चीन लगातार आक्रामक नीति के साथ आगे बढ़ रहा है, जो पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला है, और रूस इस दौरान पूरी तरह से बचता हुआ दिखा। हालांकि रूस भी वही बोला जो भारत ने कभी रूस को ज्ञान दिया था कि युद्ध से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पीस, डिप्लोमेसी और डायलॉग से दोनों देश इसे हल करें। ये माना जा सकता है कि चीन में नाराजगी हो, लेकिन भारत जंग के समय भी रूस को आर्थिक तौर पर मदद दे रहा था।
हालांकि इससे बेहतर है कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ने पर बल दे, साथ ही रक्षा के क्षेत्र में विश्व के देशों को अपने खेमे में लेकर निर्यात को बढ़ाए और साथ ही नवाचार पर बल दें। अमेरिका की शिकायत रहती है कि भारत रूसी छाया से बाहर नहीं निकल पा रहा और रूस की शिकायत रहती है कि भारत पश्चिम के लिए चीन विरोधी मोहरा बन रहा है। इसे भारत की बढ़ती प्रासंगिकता के रूप में भी देखा जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दुविधा के रूप में भी। लेकिन अमेरिका का इतिहास पुराना है कि उसने कभी भारत के पक्ष में नहीं रहा। इसे ऑपरेशन सिंदूर के दौर में भी देखा जा सकता है। हालांकि रूस ने भी पक्ष नहीं लिया, लेकिन जरूरत है कि वासुदेव कुटुंबकम की विचारधारा के साथ आगे बढ़े और दूसरे देशों पर से निर्भरता कम करे। भारत को अपनी बढ़ती प्रासंगिकता और वैश्विक स्थिति का सही इस्तेमाल करना चाहिए। उसे रूस, अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाए रखते हुए अपने हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए। आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ते हुए भारत को अपनी रक्षा रणनीतियों और निर्यात को बढ़ाना चाहिए ताकि वे दुनिया में अपने स्थान को मजबूती से स्थापित। रूस की चिंता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव हर मंच पर कहते हुए दिखाई देते हैं कि पश्चिमी देश लगातार चाइना और भारत को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम चीन विरोधी नीति को हवा दे रहे हैं कि हमारे अच्छे दोस्त भारत और पड़ोसी चीन के बीच टकराव बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस बात को उन्होंने तब भी कहा था जब क्वाड संगठन को बनाया गया था। लावरोव ने कहा था कि पश्चिम के देशों ने एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक कहना और कहते हैं विकास के तेज दौर में अगर प्रकृति नाराज हो जाए तो मनुष्य के अस्तित्व पर संकट आ जाता है और उस बात के लक्षण हमें आज भारत में साफ दिखाई दे रहे हैं। कभी किसी क्षेत्र में बारिश ना होना और सूखे की स्थिति बन जाना, तो कहीं इतनी अधिक बारिश की जनजीवन ही प्रभावित हो जाए। ये सब प्रकृति की असंतुष्टि के संकेत है। इस साल मानसून ने देश में पहले ही दस्तक दी है, जिसके कारण देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और इससे लोगों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित भी हुई। भारत में यह असामान्य मानसून पैटर्न ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय बदलाव के परिणाम भी हो सकते हैं। बढ़ती प्रदूषण, वनों की कटाई और जल स्रोतों का अंधाधुंध दोहन भी मौसम में अप्रत्याशित बदलाव का कारण बन रहे हैं और ये केवल प्राकृतिक आपदाओं का संकेत नहीं बल्कि हमारी जीवन शैली में सुधार की जरूरत भी दिखाता है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत में इस साल मानसून की शुरुआत समय से पहले ही हो गई है। देश के कई राज्यों में तो पहले से ही बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में लगातार नौतपा बेअसर रहा है और इसके अलावा मौसम विभाग यानी आईएमडी ने देश के कई हिस्सों में आंधी, तूफान, तेज हवाओं और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं केरल और महाराष्ट्र में तो मानसून ने पहले ही दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि हर साल देश में मानसून 1 जून या उसके बाद से शुरू होता था, लेकिन इस बार पहले ही मानसून की शुरुआत हो चुकी है। समय से पहले मानसून आने का कारण। देश में समय से पहले मानसून के आने के पीछे कई मौसम और जलवायु कारक जिम्मेदार होती हैं। इनमें समुद्री सतह का तापमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि गर्म समुद्री पानी से वाष्प का उत्सर्जन बढ़ता है, जिससे मानसून सक्रिय होता है। मौसमी हवाओं का व्यवहार भी मानसून की दिशा और गति को प्रभावित करता है। मैडीन जूलियन ऑसिलेशन (MJO) जैसे कारक जो वायुमंडल में हवा के दबाव में उतार चढ़ाव को बताता है, मानसून की तीव्रता और समय को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा एल नीनो और ला नीना जैसे प्रभाव भी मानसून की गति पर प्रभाव डालते हैं। वायुमंडलीय दबाव में बदलाव जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उच्च या निम्न दबाव मानसून को तेज या धीमा कर सकते हैं। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और हवाओं के पैटर्न में बदलाव हो रहे हैं, जो मानसून के असामान्य व्यवहार का कारण बन रहे हैं। ये सभी कारक मिलकर मानसून के समय से पहले या विलंब से आने में भूमिका निभाते हैं। इसलिए मौसम विभाग लगातार इन प्रणालियों पर नजर रखता है। समुद्री सतह का तापमान। आपको बता दें
कि जब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में समुद्री सतह का तापमान नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, तब ऐसे में हवा का बहाव स्थल की ओर होता है और मानसून जल्दी शुरू हो जाता है, क्योंकि समुद्री सतह का तापमान हवाओं में नमी को बढ़ाता है, जिससे मानसून के लिए अनुकूल स्थिति बनती है। मौसमी हवाओं का व्यवहार। मानसून की ज्यादातर निर्भरता दक्षिण पश्चिमी हवाओं पर होती है, इसलिए जब भी जेट स्ट्रीम या फिर दूसरी वैश्विक हवाएं समय से पहले दक्षिण की तरफ खिसकती हैं, तो मानसून की शुरुआत जल्दी हो जाती है। वायुमंडलीय दबाव में बदलाव। जब भारतीय उपमहाद्वीप पर हवाओं का दबाव कम हो जाता है, तो हवाओं का बहाव समुद्र से स्थल की तरफ होने लगता है। इससे मानसून की शुरुआत पहले ही हो जाती है। जलवायु परिवर्तन। धरती पर तेजी से बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी और बारिश के पैटर्न प्रभावित हो रहे हैं। इससे भी समय से पहले मानसून आ सकता है। क्यों नहीं तप रहा नौतपा मरता है और इससे गर्मी की संभावना बढ़ जाती है और अत्यधिक गर्मी के कारण पृथ्वी पर हवा का दबाव कम हो जाता है और हवाएं ऊपर की तरफ चलने लगती हैं। उसे भरने के लिए समुद्री हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं और वर्षा करती हैं, लेकिन इस बार समय से पहले समुद्री हलचल के कारण समुद्री हवाओं को बहाव भारत की ओर पहले हो गया, जिसके कारण नौतपा का असर नहीं दिख रहा है। वैज्ञानिकों ने बताई ये वजह। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में नौतपा के बेअसर होने का मुख्य कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी का बढ़ना है। इसी दौरान समुद्र का टेम्परेचर सामान्य से अधिक रहा, जिसके कारण मानसूनी हवाएं तेजी से सक्रिय हो गईं। फिर पश्चिमी हवाएं चली और चक्रवाती हलचलों ने भी मानसून को बढ़ने में मदद की। इसके अलावा दुनिया भर में होने वाला जलवायु परिवर्तन भी मौसम के इस पैटर्न में बदलाव का एक बड़ा कारण बन रहा है। जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्री और वायुमंडलीय परिस्थितियों में जो बदलाव आ रहे हैं, उनका सीधा असर मानसून पर देखने को मिल रहा है। इस बार जल्दी शुरुआत इसी का उदाहरण है। तो आपने देखा कि कैसे समुद्र का तापमान, वायुमंडलीय दबाव और हवाओं की दिशा मानसून के समय को तय करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अगर हम प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बनाएंगे, तो ऐसे बदलाव और अधिक खतरनाक हो सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा करना अब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, जरूरत बन गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।